Hello guys, welcome to my channel. In this video, I will explain you how we can prepare our thesis viva. What is the thesis viva? And this video is a very important for those students who concerned with the thesis viva or thesis. साइनोप्सिस के बाद जब आपको एक थीसिस मिलता है तो वो पूरा एक साल आप उस थीसिस की तैयारी करते हैं। उस थीसिस की तैयारी करने के एक साल बाद आपका एक वाइवा कंडक्ट करवा दिया जाता है। जब आपका थीसिस कंप्लीट हो चुका होता है, आप प्लेजरिज्म के बाद उस थीसिस को सबमिट करवा देते हैं, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ दिनों के बाद आपका वाइवा कंडक्ट करवाया जाता है। तो उस वाइवा से जो है स्टूडेंट्स काफ़ी घबराते हैं। देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने बजाते खुद काम किया है तो उन्हें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी, और जिन्होंने खुद काम नहीं किया तो वो जो है उनके लिए अलग एक मैंने वीडियो बनाई है, तो वो उस वीडियो को जो है देखिएगा ज़रूर। तो जिन स्टूडेंट्स ने खुद से तैयारी की है तो उनका प्रोसीजर होता क्या है, देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि थीसिस का वाइवा क्यों होता है, कब होता है, कौन लेता है, क्या आया कि हम इसमें फेल भी हो सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको कंप्लीट इसके बारे में बताऊंगा। आप कितनी स्लाइडें बनाएंगे, कितना आप मटेरियल डालेंगे, उसके अंदर कैसा कैसा मटेरियल डालेंगे, क्योंकि आपका एक थीसिस जो है वो 100 to 120 पेजेस का होता है। अब उनको आपने सबमिट करके और सबमिशन फॉर्म में जो है वो आपने 15 to 20 स्लाइड्स बनानी होती हैं। तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो 15 स्लाइड्स जो होती हैं वो बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो मैक्सिमम अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप 20 जो है वो स्लाइड्स यहाँ पर बना सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एक थीसिस जब कंप्लीट हो जाता है तो आप थीसिस के वाइवा के लिए जो है वो तैयारी करते हैं, और एट लास्ट जो है वो आप जब वाइवा देने जाते हैं तब वहाँ पर जो है कौन कौन सी टीम मेंबर्स मौजूद होती हैं, किन किन के सामने आपको वाइवा देना होता है, जो कम्प्लीटली मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहला पॉइंट ये कि आप जो थीसिस की स्लाइडें बनाते हैं तो वो 15 से 20 के दरमियान रखिएगा। उन स्लाइड्स में लिखना क्या क्या है, देखिए पहली स्लाइड के अंदर आप इंट्रोडक्शन दें अपने टॉपिक का, फिर आप जो है वो वर्किंग प्रिंसिपल दें, फिर उसके बाद जो है आप एप्लीकेशंस दें, फिर एडवांटेजेस दें, फिर डिसएडवांटेजेस दें, फिर फिक्स दें, एनालिसिस दें उनका। उसके बाद अपनी टेक्निक्स पे आ जाएं, अपने मेथड्स पे आ जाएं, अपने सॉफ्टवेयर पे आ जाएं, फिर उसके बाद अपने रिजल्ट्स पे आ जाएं, अपने रिजल्ट्स के टेबलों पे आ जाएं, उनकी फिगर्स के ऊपर आ जाएं, उनके ग्राफ्स के ऊपर आ जाएं। उसके बाद लास्ट में आप कंक्लूजन पे आ जाएं। देखिए ये जो है वो एक एक ही स्लाइड यहाँ पर ज़रूरी नहीं होती। जैसे आप अपनी टेक्निक को बताते हैं तो 2 3 3 स्लाइडें भी लग जाती हैं। जैसे कि आप अपने सॉफ्टवेयर के बारे में बताते हैं तो 2 से 3 स्लाइडें लग जाती हैं। जैसे कि आप अपने टेबल को शेयर करते हैं कि आपने ये कैलकुलेटेड वैल्यूज़ निकाली है, ये मटेरियल जो आपने ऑप्टिमाइज़ किया है, तो उसके लिए भी 2 से 3 स्लाइडें लग जाती हैं। तो इस तरह से अप्रोक्सीमेटली ये जो है वो 20 स्लाइडें बनती हैं आपकी। 15 से 20 स्लाइडें आप बना लें, ज़्यादा स्लाइडें मत बनाइएगा। इतनी स्लाइडों में ही आपने तमाम का तमाम अपना डाटा जो है वो कन्वर्ज करना होता है और वहीं पर आपने एक्सप्लेन करना होता है। तो इन स्लाइडों के ऊपर भी बहुत कारीगरी नज़र आती है कि आया कि आपने इसी के अंदर तमाम का तमाम थीसिस समो दिया है, या फिर आप इससे बाहर निकल गए हैं, या फिर आपने बहुत सारी स्लाइडें बना दी हैं। बहुत सारी स्लाइडें जो है वो इरिटेट करती हैं एग्जामिनर्स को। जब आप वाइवा देने जाते हैं तो आपके हाथ में आपका थीसिस की एक कॉपी होती है और आपके पास एक आपकी फ्लैश होती है जिसमें सॉफ्ट फॉर्म में आपने थीसिस भी रखा होता है और अपनी जो स्लाइडें बनाई होती हैं वो भी आपके पास होती हैं। अब देखिए कि आपका जैसे ही नंबर आता है तो आपकी जो फ्लैश होती है वो प्रोजेक्टर पे लगा के चला दी जाती है और आपका थीसिस जो है वो एग्जामिनर के हाथ में दे दिया जाता है। अब उस रूम के अंदर, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो है वो टीम मेंबर कौन कौन होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक आपका एग्जामिनर जो कि बसर की तरफ से भेजा गया होता है, वो कहीं का भी हो सकता है, वो लाहौर का भी हो सकता है, इस्लामाबाद का भी हो सकता है, वो किसी भी यूनिवर्सिटी का जो है वो हो सकता है। उसके बाद जो है आपका सुपरवाइज़र जो होता है उस टीम के अंदर मौजूद होता है, आपका को सुपरवाइज़र मौजूद होता है। आपके अगर किसी और का भी वाइवा उस दिन कंडक्ट करवाना होता है तो उनका भी जो सुपरवाइज़र्स होते हैं, को सुपरवाइज़र्स होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, वो भी आए हुए बैठे हुए होते हैं जो कि आपको जो है वो एग्जामाइन कर रहे होते हैं।
उसके बाद आपका जो एग्जामिनर होता है, जो बसर की तरफ से भेजा गया होता है, मैक्सिमम सवाल उसी की तरफ से होते हैं। सवाल क्या होते हैं और कितने होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सवाल जो है वो आपसे 20 to 30 भी हो सकते हैं, आपसे 15 to 20 भी हो सकते हैं, 30 अबव भी हो सकते हैं। देखिए वो हर बात पर, हर स्लाइड के ऊपर जो आपसे सवाल करता चला जाएगा। तो उसका काम यही होगा कि वो हर पॉइंट पे आपको रोके, आपसे पूछे ये कैसे हुआ, ये मटेरियल क्यों यूज़ किया, यही क्यों यूज़ किया और क्यों नहीं यूज़ किया आपने, ये फार्मूला आपने यहाँ पर कैसे इस्तेमाल कर दिया, कि उसे कैसे कैलकुलेट किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो आपने प्रेजेंटेशन बनाई है, आपकी जो स्लाइडें बनी हैं, टोटली स्लाइडों के ऊपर से जो आपने सवाल, जो आपने मटेरियल लिखा है, सवाल वहीं से बनते हैं। एग्जामिनर की जो कंसंट्रेशन होती है वो सिर्फ आप ही की तरफ होती है, आपके स्लाइड्स की तरफ। तो आपने जो स्लाइडें बनाई होती हैं वो स्लाइड ही को देख रहा होता है, उन्हीं स्लाइडों से उसने सवाल किया होता है। तो इसमें अक्लमंदी यही है कि आप उन चीज़ों को छोड़ दें बिल्कुल, जिन चीज़ों को आप ग्रिप नहीं करते या जिन चीज़ों का आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रखें जिनको आप इजली तौर पर आंसर इनका कर सकोगे। उसके बाद ये एक बहुत बड़े जो है वो पते की बात है कि आपने सिर्फ वही चीज़ें रखनी है अपनी स्लाइडों के अंदर, थीसिस के, जिनका आप इजीली तौर पे जो है वो आंसर कर सको। उसके बाद फिर आप उसे एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं, आप टेबल्स पे पहुंचते हैं, आप ग्राफ्स पे पहुंचते हैं। वो टोटली आपके जो है वो स्लाइड से रिलेटेड सवाल करता है। उसके बाद अगर वो हट के कोई सवाल करता है तो वो क्या करता है, तो वो ये करता है कि आपका जो वो होता है थीसिस होता है उसके हाथ में, तो वो कहीं से भी खोलता है उस थीसिस को, कोई चीज़ उसके सामने आती है तो वो सवाल भी कर सकता है। तो ये मिनॉरिटी फॉर्म में होता है, ऐसा बहुत कम किया जाता है। लेकिन आप ही के जो प्रोजेक्टर पे चली हुई स्लाइडें होती हैं, मेजॉरिटी और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो वहीं से होते हैं। अगर के आपको कोई सवाल नहीं आता, तो जैसे आपसे 30 to 35 क्वेश्चन हुए हैं, आपको कोई 5 क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप आगे चलें, आगे उन्हें एक्सप्लेन करें। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप उसे एक्सक्यूज़ करें और आगे चल पड़ें। उसके बाद आपको जो सवालों का जवाब आता है तो आप उन्हें कॉन्फिडेंस से दें। आप अपने जो स्लाइडों जैसे आप स्टार्ट करते हैं अपना वाइवा, आप उसे कॉन्फिडेंस से दें। देखिए अगर आपका कॉन्फिडेंस, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ द लास्ट एक्सप्रेशन। फर्स्टली जो है वो आप उसे ये शो करवाएं कि आपको सब कुछ आता है। और मैं एक और बात पते की बताता हूँ आपको, जो चीज़ें आपको आती हैं, जितना कंसंट्रेट आप करते हैं उन चीज़ों को, उतना कंसंट्रेट ना तो वो करके आया होता है, ना ही उन्हें जो है स्पेसिफिकली फिक्स्ड वैल्यूज़ का पता होता है। जिन जिन चीज़ों के बारे में आपको पता होता है, उन चीज़ों के बारे में जो है वो उसे जनरली तो हम कह सकते हैं कि पता होता है, लेकिन डीपली उसे नहीं पता होता। इसका मतलब ये हुआ, जो आपने कह दिया वही ठीक है, वही एग्जैक्ट है और वही फाइनल है। आप कॉन्फिडेंस से उसे कहें तो आपका जो बोला हुआ वर्ड्स होंगे वही फाइनल होंगे और वही एग्जैक्ट होंगे। अगर आप उसमें जो है वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं और आप कहते हैं मे भी ऐसा हो सकता है, मेरा ख्याल है कि ऐसा हो सकता है, तो वो वहीं पर आपको जो है वो पकड़ लेगा कि ये अपना ख्याल को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली इसे जो है वो एग्जैक्ट चीज़ों का पता नहीं है। तो आप उससे बिल्कुल मत घबराइएगा। मैं एक और पते की बात बताता हूँ। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके जो थीसिस के रिलेटेड जो टॉपिक होता है उससे रिलेटेड जो है वो आपका एग्जामिनर नहीं आया हुआ होता। आपका थीसिस होता है सिमुलेशन के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, और आपका एग्जामिनर जो उसने भेजा होता है बसर ने, वो मटेरियल का होता है। उसे कतन नहीं पता होता कि सॉफ्टवेयर होते क्या हैं, उसे कतन नहीं पता होता कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर स्पेसिफिकली वैल्यूज़ जो होती हैं वो होती क्या हैं। वो जस्ट आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर आप ही की बातों को मान रहा होता है। अगर आपने कॉन्फिडेंट हो कि वो बातें की हैं तो वो मान लेगा, अगर आपने कॉन्फिडेंट हो कि वो बातें नहीं की तो उसे पता लगेगा कि इसे नहीं आता, या आप बार बार उसे सॉरी करेंगे तब भी उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं। आप यही सोचें कि आपको ही आती हैं। इस पूरे रूम के अंदर, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सिर्फ आपका टॉपिक था, आप ही ने पूरे साल किया है, आपसे बढ़ के उसे कोई जानता नहीं है। आप यही सोच के जो है वो वाइवा की शुरुआत करें। तो मेरे ख्याल से किसी का भी वाइवा नहीं रहेगा अगर कि इस तरह से शुरुआत की जाए और ये चीज़ें सोच के जो है वो शुरुआत की जाए। आप उसके बाद मैं जिक्र करता हूँ, कुछ मैं पॉइंट्स का यहाँ पर बताता हूँ जिनका आप खास ख्याल रखिएगा। देखिए, अगर कि आपको इंग्लिश आती है तो आप, अगर कि आपको बेहतरीन इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि आप इंग्लिश ही में जो है वो वाइवा दें।
आपको इंग्लिश नहीं आती, या आप हेजिटेट हो रहे हैं, या फिर आप अटक रहे हैं, बार बार आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो आप इंग्लिश को बिल्कुल छोड़ दें। देखिए, मैं कहता हूँ पहले वर्ड से ही जो है ना वो आपने उर्दू में जो है वो प्रेजेंटेशन देनी है। मैं खुद बताता हूँ कि मैं इंग्लिश में टोटली तैयार करके गया था, मैंने वहाँ का एनवायरनमेंट देखा, मैंने टोटली उर्दू में जो है वो एक्सप्लेन किया उसे। तो आप जो है, अगर आपको उर्दू में आता है तो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, तो इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं होती, ना उसके कोई नंबर होते, आप उर्दू में से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो जस्ट जान रहा होता है कि आपने क्या चीज़ उठाई थी, क्या एम था, क्या चीज़ें आपने उसमें इस्तेमाल की, फार्मूले क्या इस्तेमाल किए, सॉफ्टवेयर क्या इस्तेमाल किए, और नया कुछ क्या बना दिया आपने, या चेंजिंग्स आपने क्या ला दी हैं। तो वो बस ये देखना चाह रहा होता है, वो आप उर्दू में उसे बता सकते हैं। दूसरा बात ये आ जाता है, पैंट शर्ट होनी चाहिए, कोट पैंट होनी चाहिए, टाई लगी होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैटर कर रहा होता है आपकी एक्सप्लेनेशन, आपका डाटा, आपका कॉन्फिडेंस। ये 3 चीज़ें जो होती हैं, ये ही जो है वो मैटर कर रही होती हैं। हाँ, अगर कि आप अच्छे से ड्रेसिंग में जाते हैं तो वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती हैं। बस आपको लगेगा कि आप कुछ लग रहे हो, वो आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो एग्जामिनर के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं होता। एग्जामिनर के साथ कनेक्शन होता है तो इन 3 चीज़ों का होता है, जो कि मैंने यहाँ पर जिक्र कर दिया है। उसके बाद हम चलते हैं कि थीसिस के अंदर जो है, ये 2 चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद स्लाइडों की बात करते हैं। स्लाइड्स जो होती हैं वो आपने जो है वो 15 से और 20 तक, ये जो है आपके लिए इनफ होती है, ये आप बना सकते हैं। आप इतनी जो है वो स्लाइडें बनाएं। और मटेरियल के बारे में मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ कि मटेरियल जो आपने शुरू से कैसे लिखना है और एंड तक जो है वो आप उसे कैसे लेके जा सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपना कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत लूज़ कर देते हैं, और उसे अगर आप लूज़ करते हो तो आपका पूरे साल की जो मेहनत होती है वो ज़ाया होने का ख़तरा होता है। हालांकि आपने खुद से काम किया होता है और उसके बावजूद जो है वो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे होते हो। देखिए, क्वेश्चनिंग तो होगी ही होगी, आपका सुपरवाइज़र भी क्वेश्चनिंग कर सकता है, आपका एग्जामिनर तो करेगा ही करेगा, और साथ में कोई एग्जामिनर बैठा हुआ है वो भी करेगा। तो आप अपने आप को प्रिपेयर करके जाएँ, आप अपना थीसिस को अच्छे से पढ़ के जाएँ, आप अपनी स्लाइडों को अच्छे तरीके से जो है उनमें से सवाल खुद बनाएं कि इसमें से ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, और टोटली आप जो है वो उन्हें तैयार करके जाएं। और फाइनली मैं ये बताऊंगा कि कैसे पता लगता है कि आपका थीसिस का वाइवा जो है वो क्लियर हो चुका है, या फिर कैसे पता लगता है कि थीसिस का वाइवा आपका रह गया है, और रह गया है तो कितने दिनों के लिए रह गया है, या फिर आपको एक्सटेंशन लगी है, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर कि आपका थीसिस कंप्लीट होता है और वाइवा होता है, और वाइवा जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो वाइवा का कंप्लीट होने के एंड पर ही आपको पता लग जाता है कि अगर आपने क्वेश्चनिंग के आंसर दिए होते हैं तब तो आपका जो है वो आपको खुद ही पता लग जाता है कि आपका जो थीसिस है वो फाइनलाइज हो चुका है, वाइवा आपका क्लियर हो चुका है। उसके बाद आपको क्या कहा जाता है, आप जैसे ही अपने डाइस से हटते हैं या फिर स्टेज से नीचे आते हैं एक्सप्लेन करने के बाद, तो आपको कहा जाता है कि अपनी हार्ड फॉर्म जो है थीसिस की 3 कॉपियाँ जमा करवा दें, सॉफ्ट फॉर्म जमा करवा दें, और जो है वो आप थीसिस एवेल्यूएशन फीसिस जो वगैरह होती हैं तकरीबन, तो वो पे कर दें आप। तो वो जो है आपको फाइनली आपको वहाँ से पता लग जाता है जब वो आपसे ये चीज़ें मांगते हैं कि आपका जो है वो वाइवा क्लियर हो चुका है। और उसके बाद अगर कि आप नीचे आते हैं तो आपको मज़ीद जो है आपके सुपरवाइज़र या को सुपरवाइज़र भी आपको बता देते हैं कि जो है वो मुबारक हो, आपका जो वाइवा जो है वो क्लियर हो चुका है। तो ऐसे भी आपको पता लग जाता है। उसके बाद वो स्टूडेंट्स जो कि रहने वाले होते हैं उनके साथ क्या होता है, वो स्टूडेंट जिनके साथ क्वेश्चनिंग होती है और मैक्सिमम क्वेश्चनिंग के वो आंसर नहीं दे पाते, कुछ ही 1-2 के आंसर वो देते हैं और वो हर पॉइंट पर जाकर फंस जाते हैं, तो वो मैक्सिमम वही स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने काम खुद नहीं किया होता, दूसरों से करवाया होता है, और अगर कि वो फंसते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर तो वो फिर उन्हें जो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि को सुपरवाइज़र जो है वो एग्जामिनर के साथ डिस्कस करें और उसे कहें कि जो है वो उसे 2 से 3 दिन और दे, ये तैयारी करके फिर दोबारा से वाइवा दे देगा। तो ऐसा होता है, यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 2 से 4 दिन आपको देती हैं कि आप अपने वाइवा की जो है तैयारी दोबारा करके वाइवा को दोबारा से कंडक्ट वो करवा देते हैं। लेकिन अक्सर ये होते हैं कि आपका एग्जामिनर नहीं मानता और वो कहता है स्टूडेंट को तो कुछ नहीं आता, इसने पूरे साल कुछ नहीं किया है, तो वो आपको एक्सटेंशन भी लगा सकता है। तो एक्सटेंशन क्या होती है, एक्सटेंशन जो होती है आपका दोबारा से थीसिस आपको करना होता है, वो 6 महीने की एक्सटेंशन होती है, वो पूरे साल की नहीं होती। तो उसमें आपको दोबारा से फीसिस पे करना पड़ती है अपनी थीसिस की, जो कि आपने पहले पे की होती है, एक्सटेंशन फ़ीस का नाम दिया जाता है उन्हें।
तो वो दोबारा से आपको जो है वो पे करना पड़ती है और दोबारा आपको फिर उसके ऊपर काम करना पड़ता है। फिर काम करने के बाद फिर दोबारा से जो है आपका वो थीसिस का जो वाइवा होता है वो कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये नेसेसरी नहीं है कि वही शख्स दोबारा जो है वो लेने आए, वो दोबारा बसर को भेजा जाता है और बसर फिर एग्जामिनर को दोबारा भेजती है। तो वो एग्जामिनर जो है वो भी हो सकता है, तो मैक्सिमम ये होता है कि वो नहीं होता और वो किसी और जो है वो एग्जामिनर को भेजती हैं। तो अगर के मुझे तवक्को है कि आप मेरी बातें जो है वो कम्प्लीटली तौर पर बगौर जो है वो सुन चुके होंगे और आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। देखिए, आपको जो पता है वो किसी को नहीं पता है, आप जो तैयार करके गए हो किसी को नहीं आता है। ऐसा सोच के आप स्टेज पर जाएं तो आप कभी भी जो है वो फेल नहीं होंगे, आपका कभी भी जो है वो वाइवा नहीं रहेगा। और वाइवा जो है वो आप अपनी तैयारी जो है वो अपनी थीसिस से करें, वो सबसे बेहतरीन मटेरियल है आपके लिए। और उसके बाद जो स्लाइडें बना दी हैं उस स्लाइडों को नेट के ऊपर क्वेश्चनिंग बना के उनके आंसर जो है आप फाइंड आउट कर लें और फिर आप जो है वो आराम से जो है वो जाएं, कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, तो आपका वाइवा जो है वो कभी भी रहने वाला नहीं है। अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है मुझसे या आप जानना चाहते हैं कि जो है वो कितने ड्यूरेशन के लिए होता है, उसका टाइम क्या होता है, कितनी स्लाइडें बनाएं, किस स्लाइड में क्या कुछ लिखें, क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, क्या चीज़ें निकाल देनी है, तो कुछ भी किसी भी किस्म की क्वेश्चनिंग है तो डिस्क्रिप्शन में आप मुझसे कर सकते हैं। तो इस तरह की मैं वीडियो बनाता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब मी। अगर आप जो है वो मुझे अप्रिशिएट करेंगे तो मज़ीद मैं जो है वो आप लोगों के लिए काम करता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच।